पहले फिर से अगर जो हम बनाते हैं स्क्वायर, खुद से खड़ा होंगे स्क्वायर बनाएंगे तो भी 6 लोग रहेंगे। आपको भी ऊपर आना है, ऊपर ही रहना है, जरूरत पड़ सकती है ना। और फिर से रेक्टेंगल बनाएंगे तो भी 6 लोग, ट्रायंगल रेक्टेंगल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे यहां से और आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बोलेंगे सर्कल। जब सर्कल में आप आएंगे तो आप क्या करेंगे कि सभी लोग सर्कल में आएंगे, पकड़ना नहीं है, हाथ नहीं पकड़ना है, ठीक है, हाथ नहीं पकड़ना है किसी का, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। और आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपसी तालमेल बनाएंगे कि कौन वर्टेक्स बनेंगे। गेम्स का यही है, गेम्स का एडवांटेज है कि हमें बच्चों में क्या होता है, उनके फीलिंग्स के साथ खेला जाता है, फीलिंग्स का पूरा फीलिंग्स निकाल के रख देते हैं गेम, ठीक है। और वहां से बच्चे सीखते क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी तालमेल, जो कि अभी ये सर्कल बनाएंगे और ये आपसी तालमेल अपनी बात करेंगे कि कौन साइड में यूज होगा, कौन वर्टेक्स बनाएगा, ठीक है। तो चलिए सर्कल, इसके लिए टाइम भी फिक्स है कि आपको बनाना है, टाइम 30 सेकंड से अधिक नहीं लगने चाहिए, 15 सेकंड में आपको सेट दे देना है, ठीक है। 15 सेकंड, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, डॉट, देखिए सर्कल, ये डेमो था सर्कल। अब आप आपसी तालमेल बनाइए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, समझेंगे सभी लोग कि कौन वर्टेक्स पे जाएगा, कौन साइड के बीच में लगेगा, ये सब आपस में राय कर लीजिए। 30 सेकंड्स आपके पास टाइम है, कौन बाहर निकलेंगे, ये भी स्ट्रेट लाइन हो गया। चलिए सर्कल, डॉट, बाहर निकल गया सर, बाहर निकल गया, डॉट है, सर्कल, ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं, हमने बोला ट्रायंगल में 6 लोग यूज होंगे। इधर आइए सर, यहां अगर जो एक तरफ फेस होना चाहिए, रुकिए रुकिए, यहां आइए, आप एक तरफ, आप वर्टेक्स, वर्टेक्स पे कौन बनते हैं, वर्टेक्स पे, और हाँ वर्टेक्स है, आप एक आगे यहां आइए, हाँ ये देखिए, अब एक तरफ फेस कर लीजिए सर, आप ऐसे एक तरफ। अब देखिए, अब देखिए ट्रायंगल के शेप में, आप सब यहाँ जरूरत पड़ेगा तो अब जाएंगे, ठीक है, ये ट्रायंगल के शेप में, ठीक है। अब हम बोलेंगे स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल। अब आपको आना, आप लोग समझ गए हैं, इसमें से 2 लोग अगर जो अंडरस्टैंडिंग बनाए हैं तो तुरंत स्क्वायर भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हमको नहीं पता, देखते हैं। चलिए स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ट्रायंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर। एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ जाते, पीछे वाले लोग सही थे, एक स्टेप आगे बढ़ जाते, ठीक। अगर जो हमें अभी ये बनाया हम लोग का रेक्टेंगल, एक स्टेप आप और थोड़ा सा आगे बढ़ते तो एकदम आ जाता हम लोग का शेप स्क्वायर। एक स्टेप और अगर जो हम लोग थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, तीनों आदमी आगे वाले ही, तो बन जाएगा हम लोग का क्या, रेक्टेंगल। अगर जो हमें ट्रायंगल बनना है तो बस केवल आप एक स्टेप आगे हो जाएंगे, बन गया ट्रायंगल, ठीक है। दैट्स गुड, थैंक यू एवरीवन। और एक गेम है मेरे पास जिसमें हमें दूसरे टीचर्स आएंगे 5 लोग, और वैसे दीदी जी 5 लोग हैं। जल्दी कोई भी दीदी जी आइए, जल्दी जल्दी, थोड़ा सा जल्दी, फास्ट। इधर से पीछे वाले जितने पेज पे है वहां से 5 लोग आ जाइए, पीछे वाले पेज पे टीचर्स, पीछे वाले पेज पे आइए सर।
आइए सर, आपने जीतना है यहाँ पे, हमें जीतना है। स्ट्रॉन्ग कौन सा टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये देखना है आपको। कोई जरूरी नहीं, साहित्य सब सब्जेक्ट। आइए सर। हाँ बसंत सर आइए, आप भी आइए। बसंत जी आप लोग भी जाइए ना। आइए दीदी जी। यहाँ हम लोग को बस खड़ा होना है यहाँ पर। दो दीदी जी आई हैं और नहीं आइए ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। अरे सब लोग भी मारे कैसे? 5 हो गए, 4 हो गए। यहाँ ऐसे लाइन करेंगे हम लोग, ऐसे लाइन यहाँ। और दो दीदी जी आ जाएंगे ना। दीदी जी आइए, दो आइए। हाँ, अभी हम लोग के पास गेम क्या है, थोड़ा सा हमें 2 ग्लास चाहिए। 2 ग्लास अभी हम बोलेंगे, ठीक है? ये 4 लोगों के लिए 2 ग्लास, ठीक है? 4 लोग। हाँ। और ये ग्लास है, वहां से 2 और यहाँ से 2 आपस में बड़ा समझ दिखाएगा, ठीक है? हाथ से पकड़ सके ग्लास को, ठीक है? हाथ से। हाँ अभी ट्राई कर लीजिए, लेना नहीं है अभी, अब हाँ, अब हम बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे हेड, तो आप लोग अपना हाथ हेड पे रखेंगे। हम बोलेंगे शोल्डर, कंधे पे रखेंगे। हम बोलेंगे नी, घुटने पे रखेंगे। फुट बोलेंगे तो पैर पे, ठीक है? और उसके बाद जब हम ग्लास बोलेंगे तो ग्लास ले लेना। अब ये देखना है, हाँ उसी का ग्लास हो जाएगा। कौन पहले उठाता है, ठीक है? ये देखना है। शीशा का दूसरा खुल जाएगा, शीशा का। हेड, शोल्डर, नी, फुट, हेड। और आप पीछे रहिए सर, आप बहुत सेकंड और पीछे जाइए। गिलास में ध्यान है। नी, शोल्डर, वेस्ट, कमर, नी, फुट, शोल्डर, हेड, नी, वेस्ट, ग्लास। बब्बू सर मेरे बैग में है, उसमें से फर्स्ट वाले में ही है, उसमें से निकाल के लाइए। फर्स्ट वाले में दोनों के लिए गिफ्ट है, आज के प्रधानाचार्य जी से दिलवाना चाहेंगे, ठीक है? Give him a big hand. आइए सर आप ताली बजाइए थोड़ा सा, आप लोग तो आने गए। अब एक आदमी खुद से हार गए तो पर आपने थैंक यू एवरीवन। रोल प्लेइंग जो है इसमें बच्चे क्या करते हैं कि रोल प्ले करते हैं, जैसे कि एज अ टीचर हम यहाँ प्रोजेक्ट है, कभी कभी बहुत अच्छा कॉपी करते हैं हम लोग। टीचर्स का कोई कॉपी कर सकता है, तब देखिए उसमें कई सारे बच्चे हो जाएंगे ना जो कि एक दूसरे की कॉपी बहुत अच्छा से कॉपी दिखाते हैं, उतना हम लोग भी नहीं सोच पाते, ठीक है? तो ये होता है रोल प्ले। रोल प्ले में वीडियो भी था लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से नहीं चलेगा, तो रोल प्ले में बच्चे जैसे स्वीपर है, स्वीपर का रोल प्ले करेंगे और उसके बारे में बताएंगे। ये भी बता सकते हैं कि हाँ ये हमारा काम जो है छोटा नहीं है। अनदर टॉपिक इज सर्वे। हम लोगों के पास रोल प्ले के बाद हमारा टॉपिक है सर्वे। अभी आपके पास एक फीडबैक फॉर्म मिला होगा, आपने भी सर्वे किया होगा हमारे बारे में। आपको क्या होता है, पॉपुलेशन काउंटिंग करना
गवर्नमेंट के थ्रू लोग आते हैं, वो क्या एक तरह का सर्वे ही है, तो बच्चे भी सर्वे करते हैं, हम लोग कहीं ले जाकर के बता सकते हैं। अनदर फील्ड ऑब्जर्वेशन, फील्ड ऑब्जर्वेशन बच्चे को क्या किया जाएगा कि कहीं पर भेजा भी जाएगा, बच्चे जैसे कि हम रूट्स पढ़ा रहे हैं तो रूट्स ले जाके बच्चों को दिखाएंगे और बच्चा उस फील्ड में खेतों में जाकर के रूट्स का ऑब्जर्वेशन, सॉइल पढ़ा रहे हैं सॉइल का ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट फील्ड ऑब्जर्वेशन। एंड लास्ट टॉपिक है हम लोगों का एक नैरेटिव छूटा था, एंड वेल एज स्टोरी टेलिंग। ठीक है, नैरेटिव जो है ये होता क्या है, ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है साहित्य पढ़ाने। ठीक है, बहुत ही बेहतर टेक्निक है नैरेटिव्स, जिसको हम क्या करते हैं देख लेते हैं उसके बाद। नैरेटिव, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर की बहुत सारे टाइप्स होते हैं। दैट आर कंसीडर्ड नैरेटिव, उनको नैरेटिव समझ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए नोवेल्स होता है, नोवेल राइटिंग है, ड्रामा है, फॉक टेल्स है, जातक कथाएं यानी पुरानी कहानियां होती है, और शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज भी बनाकर के बच्चों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। पोएट्री, अरे पोएट्री इसके पहले आपको पोएट्री भी सुनाया, पोएट्री सुनाने का भी तरीका होता है, चाहे तो कहानी सुनाए बच्चे को या पोएट्री। इस नैरेटिव में ये भी मेथड्स है, बहुत सारे टेक्निक्स है, अप्रॉक्सीमेटली 15 टेक्निक्स है, लेकिन हमने दो चार लिखा है। इसमें फ्लैश बैक, फ्लैश बैक क्या होता है कि अगर जो हमने एक चैप्टर पढ़ाया उस चैप्टर में अगले रोज कुछ बच गया है तो अगले रोज जाते हैं और पूरा जो चैप्टर है उसका समराइज करके 2 मिनट में बता देते हैं बच्चे को, ये होता है फ्लैश बैक। उसके बाद फर्स्ट सेवन, इस स्टोरी में आगे होने वाला क्या है, ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अगर थर्ड पर्सन नैरेटर ही सी इट दे यूज करके हम लोग कहानी सुनाते हैं। और उसके बाद क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स से बहुत ही अच्छा मूवी में आता है, सिनेमा मूवी, ये सारी चीजें क्या है नैरेटिव से ही आती है। ठीक है, तो क्लाइमेक्स आता है। जैसे कि अभी हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं, I saw a lady in white sari in the ground of my garden. She was sitting under a tree. She was weeping loudly. On that time, I was afraid. अगर जो इतना हमने बच्चे को कहानी सुना दिया, बच्चा खुद बोलेंगे ऑटोमेटिकली गुरुजी आगे क्या हुआ। अब इतना पर ला करके हम कहानी को छोड़ दिए, बच्चे खुद कई बार एक दिन में कई बार बोलेंगे कि आगे क्या हुआ गुरुजी। तो इस तरह से हम स्टोरी वगैरह को भी पढ़ाएं तो बच्चे उसके लिए जानने के लिए जागरूक होंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यही रहा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। थैंक यू एवरीवन। Very nice. Thank you. Thank you, sir. Ranjan ji. Thank you. In the fourth session, our new research person is Mr. Prasant Kumar Srivastava. He is a social science teacher and his topic is teaching strategy in social science. अभी के रिसोर्स पर्सन में श्री प्रसन्न कुमार श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। वेलकम। जोर से hand I suppose that your session will be going. Thank you. मैं रिसोर्स पर्सन बसंत कुमार श्रीवास्तव, सरस्वती विद्या मंदिर बरवल से नवेदिया। सबसे पहले मैं प्रबंधन के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं कि इस प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए मुझे इस सम्मानित मंच को दिया है। साथ साथ उत्कृष्टता के शिक्षा प्रशिक्षण अधिकारी माननीय करोली और एसपीएमसी मनोज कुमार मिश्रा जी को भी मैं आभार प्रकट करता हूं। आज का मेरे लिए विषय जो है वह टीचिंग एक्सपर्टी इन सोशल साइंस है। सामान्य तौर पर हम सभी सामाजिक विज्ञान विषय से अवगत होते हैं,
या हमारा जन्म समाज में ही हुआ रहता है और हमारे जीवन की संपूर्ण संरचना समाज पर ही आधारित होती है। समाज में प्रवेश करने के मुख्य द्वार को प्रदान करता है सामाजिक विज्ञान। वास्तव में सामाजिक जीवन का क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन है सामाजिक विज्ञान। लोग कहते हैं सामाजिक विज्ञान के इतिहास के संबंध में प्रायः सुनने को मिलता है कि यह मृत विषय है। ऐसे डिफिनेशन से भी लोग यह समझ बैठते हैं हिस्ट्री इज द कलेक्शन ऑफ पास्ट इवेंट, बल्कि यह विषय मन में फौलाद को भरता है और बाजू को ताकतवर करता है। इस तरीका से सामाजिक विज्ञान सामाजिक जीवन की कुंजी है। प्रस्तावना सामाजिक जीवन अधिगम एवं अध्ययन का भाग है जो भौतिक एवं अभौतिक उद्दीपकों की समकालीन एवं आपसी क्रिया की पहचान करता है, जो सामाजिक प्रक्रिया का निर्माण करता है। सामाजिक जीवन, सामाजिक विज्ञान सामाजिक जीवन में तीलियों, पत्थरों, तारों और भौतिक वस्तुओं से अलग ज्ञान और विचार की आवश्यकता है जो मानवीय सरकार से संबंध है रखता है। यह ज्ञान का वह पहलू है जिसका विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में मानवीय क्रियाकलापों पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। हमारे सांस्कृतिक जीवन पर वास्तव में कैसे इसका प्रभाव होता है यह दैनिक जीवन में हम देखते हैं। यह सामाजिक उपयोग और ज्ञान के उन्नयन में अपना योगदान देता है। अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु हम अधिसंख्यक शिक्षण अधिगम परिविधियों का उपयोग करते हैं। उसमें एक प्रविधि उदाहरणों के साथ व्याख्या करना। उदाहरण के साथ हम कैसे व्याख्या करेंगे, जैसे कुछ आदर्श या चरित्र का उदाहरण देकर के। इसके लिए हम शिवाजी के कैरियर चरित्र से हम शिक्षणार्थियों को अवगत कराएंगे। If ever great men on their greatness to the inspiration of mother, the influence of Jijabai was a factor of pride in the making of Shivaji's career. पसीने के हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, मात्र ऊंचे सपने देखना, तेरे हर सपने को पूरा कर दिखलाऊंगा। किस्मत के हम गुलाम नहीं, हम कर्मों के नवाब हैं, हम कर्मों के नवाब हैं। इस तरह का चरित्र शिवाजी के जीवन में है। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेरी फोर्ट में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई था। लगभग सभी हम से ज्ञात है। वास्तव में जीजाबाई उच्च चरित्र वाली महिला थी, इसमें कहीं संदेह नहीं था। जीजाबाई के पिता का नाम लखनजी जाधवराव था। अहमदनगर में वे अपनी सेवा दे रहे थे। जीजाबाई का बचपन और जीजाबाई का वैवाहिक प्रारंभिक जीवन बड़ा कष्टमय बीता।
उधर उनका विवाह बचपन में ही हो गया था, शाहजी भोसले थे। शाहजी भोसले से उनका विवाह हो गया था। शादी के उपरांत चूंकि शाहजी भोसले ही बीजापुर के आदिलशाही वंश में राजनयिक के पद पर कार्य कर रहे थे। अनेक युद्धों में आदिलशाह की मदद करने के उपरांत उनको शिवनेरी का दुर्ग प्राप्त हुआ था उपहार। अपने परिवार और बच्चों की रक्षा के लिए शिवनेरी फोर्ट ही उन्होंने चुना। क्योंकि वह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा सुरक्षित था। शिवाजी वास्तव में सिद्ध चरित्र वाले इंसान थे। जिस समय वह 15 वर्ष की आयु में थे, उस समय वह पुणे के नजदीक भावल में गए थे। भावल में वहां चारों तरफ से जंगल था। कुछ लोग जो थे वह साहसी तो थे लेकिन संगठित नहीं। शिवाजी ने उन लोगों को एकता के सूत्र में संगठित करने का प्रयास किया। उन लोगों को बताया कि मुगल मराठों से नौकरी करवाते, गुलामी करवाते। गुलामी एक मानसिक बीमारी है, इससे हमें ऊपर उठना है। तुरंत ही इस बात के साथ हुए पास ही के शिवलिंग के पास गए और अपनी उंगलियों को चीर डाला और शिवलिंग का रक्ताभिषेक किया। शिवाजी के साहस का परिचय किस तरह से प्रस्तुत है, मन ही मन आप सोचते हो। इन सारी बातों से जब शिक्षार्थी अवगत होगा तो निश्चित रूप में उसके अंदर में उन्नत चरित्र का विकास होगा। धन की कमी थी, सेना की भी कमी थी। शीघ्र ही सेना का विस्तार उन्होंने कर लिया और मुगलों से लोहा लेना शुरू कर दिया। संयोगवश उनके पिता को शाहजी भोसले को मुस्तफा खान ने कैद कर लिया। निश्चित रूप से शिवाजी कंबाइंड अवतार थे। महाराणा प्रताप के शौर्य का उदाहरण थे, चाणक्य के कूटनीतिक पर्याय थे। तुरंत ही अपने इस कंबाइंड अवतार का परिचय देते हुए मुगलों से उसने संधि किया आदिलशाह के विरुद्ध में, अपने पिता को छुड़ा लिया। शिवाजी का उत्साह पराक्रम ऐसा था कि कई जगहों पर तो उनके उत्साह और पराक्रम के बदौलत ही विरोधी उनकी हार स्वीकार कर ली। शिवाजी को मारने के लिए आदिलशाही वंश का अफजल खान योजनाबद्ध तरीके से उनके पास पहुंचा। शिवाजी भी बड़े चतुर थे। वो बिल्कुल बेफिक्र थे क्योंकि वे बुलेट प्रूफ जैकेट को पहने थे। वो जानते थे कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, इसके तलवार के वार से, इसके खंजर के वार से मेरा कुछ नहीं हो सकता। पहले से चौकन्ना थे। उसने बगरखे का इस्तेमाल कर अफजल खान को मारा। 1665 की यह घटना है
उधर जैसे कि पुरंदर की शक्ति उनसे छल से करा ली, फिर भी शिवाजी बैठने वाले नहीं थे। ढोल और पन्हल पर अधिकार कर लिया मुगलों ने। 18 दिनों की तैयारी में फोर्ट ऑफ पन्हल को मुक्त करा दिया। 300 किलो पर विजय प्राप्त कर दिया। इस तरीका से शिवाजी कितने साहसी व्यक्ति थे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। शिवाजी हृदय से भी बड़े अच्छे थे। उनकी शासन व्यवस्था में उनका सेनापति मुसलमान था, उनके गुरु भी मुसलमान थे, लेकिन उनकी चिढ़ और खींच किससे थी? मुगलों से, क्योंकि मुगल अत्याचारी थे। वे मराठों की मां बहनों को उठा ले जाते थे। लेकिन शिवाजी ने स्वराज्य के अंतर्गत यह प्रतिज्ञा लिया था, गाय, ब्राह्मण और मां बहनों की रक्षा करनी। बखूबी से इसका पालन किया और वास्तव में अपने कर्तव्य को दिखाया। विस्तृत नोट्स से हम अपने विद्यार्थी जीवन में जब महाविद्यालय शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस कालखंड में नोट्स की क्या महत्ता होती है इसका अनुभव शिक्षार्थियों के लिए नोट्स अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नोट्स का विषय समृद्ध होना चाहिए। जैसे हम 1857 के सिपाही विद्रोह की असफलता के विषय में जब हम शिक्षार्थियों को नोट्स अपना देते हैं, तो नोट्स में उसके मुखौटा यानी उसका मुखौटा कैसा होना चाहिए। यद्यपि हम जानते हैं कि 1857 का सिपाही विद्रोह एक आकस्मिक घटना नहीं था, एक लंबे प्रयासों का परिणाम था। प्रारंभ से ही इसके लिए प्रयास चल रहा था हमारे सिपाहियों के द्वारा। लेकिन नोट्स की शुरुआत हम कैसे करते हैं? जैसे 7 समुद्र पार से आए मुट्ठी भर भट्टेहार बलियों विदेशी लुटेरों ने हमें परास्त कर अपना राज्य कायम किया। विदेशियों ने नहीं, हमने अपने राज्य को परास्त कर विदेशियों के गले में थमा दिया। के सिपाही विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे? जब इस पर हम अंतर्दृष्टि डालेंगे तब हमको पता चलेगा। इसका प्रमुख कारण संगठन और एकता का अभाव था। उस समय भी विद्रोह के क्रम में भी लोग संगठित नहीं थे, एकता के सूत्र में नहीं थे। बार बार खानी पड़ी थी, लेकिन फिर भी सचेत नहीं थे। नेतृत्व का अभाव। यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों से हमारे कुशल नेता थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, तात्या टोपे, नाना साहब कानपुर, ये सब थे, लेकिन इनमें नेतृत्व का अभाव था। एक कुशल नेता नहीं था। एडसेवेंस करके अपना फाइटिंग कर रहे थे। परंपरावादी हथियार, विद्रोही नेता या विद्रोही जो थे, तीर, भाला, परंपरागत हथियारों से लड़ रहे थे। इस
इसके विपरीत दुश्मन गोले और बारूदों से लड़े, स्वाभाविक तरीके से हार निश्चित है। सामंतवादी स्वरूप यह भी एक प्रमुख कारण बना। उत्तर भारतीय शासक जैसे लखनऊ और ये सभी विद्रोह का विरोध कर रहे थे, यानी अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों के विरोधी थे। दूसरी तरफ रुहेलखंड, ग्वालियर, जींद, हैदराबाद अंग्रेजों के साथी बने हुए थे। उनको उपहार और नजराने पर नजराने दे रहे थे, उनके तलवा चाट रहे। स्वाभाविक था कि यह असफल होगा। बहादुर शाह द्वितीय की अनभिज्ञता, विद्रोहियों ने यद्यपि राष्ट्रीय नेता के रूप में बहादुर शाह जफर को चुन लिया, लेकिन इसकी अनभिज्ञता ने इसको हवालात में कर दिया। हर्षल ने इसे कैद कर दिया। समय से पूर्व एवं सूचना प्रसार में असफल था। यद्यपि सिपाही विद्रोह को मई 1857 को शुरू होना था, लेकिन 10 मई 1857 को सिपाहियों ने शुरू कर दिया विद्रोह। कितनी बड़ी अदूरदर्शिता का परिचय है यह। फलस्वरूप सूचना तंत्र भी सही तरीके से काम नहीं किया और विद्रोह असफल हो गए। जहां संभव हो वहां राष्ट्रवादी प्रदर्शन का भी उपयोग करना चाहिए। इसके लिए हम सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व का चयन करें। हम सभी जानते हैं कि गुलामी के दिनों में आईसीएस भारतीय जनपद भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा लंदन में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस हमारे चौथे स्थान को प्राप्त किए थे। वहां से भारत वापसी के बाद उनको अपनी भाषा में अपना परीक्षा देना और उसको ठीक उसी तरह से इमिटेशन करना था उसका। जैसे हम बैंकिंग सेवाओं में जब प्रवेश लेने के पहले परीक्षा देते हैं तो 2-4 पंक्तियां लिखी हुई होती है, उसको ठीक उसी तरह से हमको लिखना होता है, उसी अनुरूप लिखना होता है। इसमें लिखा था कि भारतीय सिपाही हमेशा बेईमान होते। सुभाष चंद्र बोस ने अपने राष्ट्रवादी विचार का परिचय देते हुए जो निरीक्षक था उस पन्ने को उखाड़ करके उसके मुंह पर फेंक दिया। फिर भी सुभाष चंद्र बोस अंतिम रूप से चयनित हुए, अनंतिम नहीं, अंतिम रूप से चयनित हुए। कैसा राष्ट्रवाद का परिचय था। शिक्षार्थियों में राष्ट्रवाद के भाव को बखूबी से इस तरह से उदाहरण देकर के भरा जा सकता है। क्षेत्र भ्रमण का आयोजन शिक्षार्थियों के शैक्षिक उन्नयन के लिए क्षेत्र भ्रमण आवश्यक भी नहीं, अनिवार्य होता। हमारा विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर बूढ़ी गंडक
और इसी तराई क्षेत्र में लौरिया नंदनगढ़ भी पड़ता है। अशोक ने 249 ईस्वी पूर्व में उत्तरी सीमा का सीमांकन करने के लिए अशोक स्तंभ का निर्माण कराया। इस पर भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का संदेश तथा शासना आदेश भी अंकित है। इस स्तंभ के शीर्ष पर एक अबेकस है। अबेकस पर शेर की मूर्ति जो पहरेदार का परिचय देती है। यह एकाश बलुआ पत्थर से बना हुआ है जो चुनार से लाया गया। एक ही बलुआ पत्थर का बना है। इससे हमारे शिक्षार्थियों में ज्ञान का वर्धन होगा। ज्ञान वर्धन हेतु हम क्षेत्र भ्रमण का आयोजन अवश्य करें। इस अशोक स्तंभ की ऊंचाई 32 फीट है। पश्चिमी चंपारण जिला में एक और अशोक स्तंभ है, रामपुरवा। उस पर बैल का चित्र था और शेर भी था। अंग्रेजों ने उसे खंडित कर दिया। उसका एक भाग राष्ट्रपति भवन के बरामदे पर है जो बैल है, उसका दूसरा भाग कलकत्ता। इससे हमारे शिक्षार्थियों में ज्ञान का वर्धन होगा। परिचर्चा का आयोजन, समूह परिचर्चा का आयोजन करके हम शिक्षार्थियों में ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन को हम देखें। चंद्रगुप्त मौर्य सभी हम जानते हैं मौर्य वंश की स्थापना 321 ईसा पूर्व में किया। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम सूर्यगुप्त था और माता का नाम मधुरा, जिसको मुरा कहते हैं। यद्यपि कई इतिहास के स्रोत हैं, अलग अलग प्रस्तुत हैं। शूद्रक में अलग है, अन्य पुस्तकों में अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को नंदवंशीय शासक महाबल नंद का पुत्र भी बताया जाता है। और मुरा को महाबल नंद की द्वितीय रानी के रूप में बनाया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम कौटिल्य था। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हुआ करते। महाबल नंद का लड़का घनानंद, जिसने चाणक्य का अपने दरबार में अपमान कर दिया। इसी क्रम में चंद्रगुप्त मौर्य के संपर्क में हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य भी तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र था। ऐसे तो बहुत सारी बातें आती है, लेकिन राजकीय गुणों का होना सामान्य बालक की बस की बात नहीं है। इसके अंदर निश्चित रूप से मधुरा बुरा राजेश्वरी थी। उसका राज्य क्षेत्र पिपली राज्य था, जो आज का गोरखपुर। नंदवंशीय
शासक महापद नंद ने एक आक्रमण के दौरान सूर्यगुप्त को मार डाला और मधुरा पाटलिपुत्र चली गई उसी क्रम में। मधुरा का कोई लगन नहीं था महापद नंद के साथ, सदैव प्रतिकार करती रही महापद नंद का। घनानंद के साथ भी वही हुआ। कई स्रोतों से मुझे भी जानकारी है कि मधुरा घनानंद के समय में नर्तकी का भी काम किया। हंसी भी आती है, जबकि घनानंद का सदैव प्रतिकार उन्होंने किया। घनानंद के हाथों से ही युद्ध करते हुए वह मारी गई। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की आयु महज 10 वर्ष। मधुरा और सूर्यगुप्त का संबंध, खासतौर पर पितृपक्ष से सूर्यगुप्त का संबंध शाक्य क्षत्रिय राजवंश से था, जिससे बुद्ध संबंधित थे। इसी का तो परिणाम था कि चंद्रगुप्त मौर्य में भी राजकीय गुणों का संचार था। किसी सामान्य बालक में नहीं हो सकता। आज भी हमारे विज्ञान में आज के वैज्ञानिक मानने को तैयार हैं कि क्रोमोसोम्स पैतृक गुणों का वाहक होता है और पिता के माता के गुण संचरित होते हैं बाद में। आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से मधुरा राजेश्वरी नहीं थी। सूर्यगुप्त का लड़का चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था, तो इस तरह के राजकीय गुणों का संचार निश्चित रूप से नहीं हो सकता था चंद्रगुप्त मौर्य। कहने के लिए, सुनने के लिए बहुत प्रमाण है, बहुत तथ्य है। अनेक विद्वानों ने अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया। उद्देश्य, सामाजिक जीवन में शिक्षा अधिगम रणनीतियों की आवश्यकता पर विचार कर सके, विचार विमर्श कर सके। सामाजिक विज्ञान शिक्षा में प्रयुक्त विभिन्न विधियों और प्रविधियों का वर्णन कर सके। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अधिगम संसाधनों के महत्व की व्याख्या कर सके। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अधिगम प्रयुक्त विभिन्न संसाधनों का वर्णन कर सके। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अधिगम संसाधन के रूप में समुदाय की चर्चा कर सके। इस इकाई में चर्चा की गई विभिन्न विधियों और प्रविधियों का उपयोग का कक्षा कक्ष शिक्षण अधिगम गतिविधियों को आयोजित कर सके। सामाजिक विज्ञान शिक्षण अधिगम में रणनीतियों की आवश्यकता। शिक्षण रणनीतियां कई विधियों और प्रविधियों को मिलाकर बनती है, जिसका पूर्व निर्धारित अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अर्थपूर्ण विधि से उपयोग किया जाता है। शिक्षण अधिगम रणनीतियों में विविधता शिक्षार्थी की रुचि को प्रोत्साहित तथा कायम रखती है, व्यक्तिगत अधिगम शैली को अनुकूल बनाती है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विधियां एवं प्रविधियां। व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि के 3 चरण हैं। पहला प्रस्तावना है, जिसमें शिक्षक श्यामपट या दृश्य माध्यम का उपयोग करता है। पूर्व अनुभव को नए प्रकरण से जोड़ता है, जैसे हम लोग करते हैं। ज्वलंत उदाहरण है। द्वितीय चरण में क्या होता है? प्रस्तुतिकरण होता है, जिसमें शिक्षक अपने भाव भंगिमा का प्रयोग करके अपने ज्ञान का प्रस्तुत
या विषय वस्तु का प्रतिपादन करता है, व्याख्या करता है। तीसरा चरण क्या है? संस्थापना है, जिसको दूसरे शब्दों में प्रत्यारोपण कहा जाता है। हमने क्या पढ़ाया, कितना प्रतिशत शिक्षार्थी में समाविष्ट हुआ, उसका उसको कितना लाभ मिला, क्विज के माध्यम से प्रश्न पूछकर, क्विज मतलब प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछ करके इसका मूल्यांकन हम करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। अध्यापित बातों का पुनरावृत्ति करते हैं। अधिगम की कठिनाइयों को हम समझते हैं कि शिक्षार्थी के साथ क्या कठिनाई है। अगला व्याख्यान में इस कठिनाई को दूर करने का हम प्रयास करते हैं। प्रदर्शन, प्रदर्शन विधि के अंतर्गत इसमें हम यह बतलाते हैं, दिखलाते हैं कि मानचित्र बनाकर कैसे मानचित्र बनता है। मानचित्र बनाने में हम शीघ्रता न करें, सावधानियां बरतें, मुख्य प्रकरण से विचलित न हो, प्रदर्शन को लंबा समय तक नहीं ले जाए, इसको बनाने की प्रक्रिया। प्रश्न विधि, तीसरा है प्रश्न विधि। यह सामाजिक विज्ञान शिक्षण की शिक्षण केंद्रित प्रभावशाली विधि है। इसमें शिक्षक बच्चों से प्रश्न करता है, प्रश्न के माध्यम से ही समाधान पर पहुंचता है। जैसे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर देते हैं, इससे हम शिक्षार्थियों का यानी विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सकते हैं। ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं? परियोजना कार्य या विद्यार्थी केंद्रित या समूह केंद्रित विधि है। इसमें उच्च मानसिक योग्यताएं, उच्च मानसिक योग्यताएं क्या होती है? आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन या उच्च मानसिक योग्यताओं के अंतर्गत आता है। शिक्षार्थियों में इसका विकास होता है। जैसे परियोजना कार्य के अंतर्गत हम देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा। जैसे उसके विषय में कुछ न कुछ लिखेगा ही वो, जिससे उसका मूल्यांकन हो सके। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में तो हम जानते ही, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी और अमेरिका के राष्ट्रपति की अहम भूमिका थी इसमें। इस तरीका से विश्व शांति के लिए इसकी स्थापना की गई। अपना विचार को परियोजना के माध्यम से, परियोजना कार्य के माध्यम से प्रस्तुत करें। क्षेत्र कार्य यह एक अनुदेशात्मक विधि है। इसमें आंकड़ों का संग्रहण, घटना का अवलोकन होगा। परिचर्चा समूह केंद्रित अधिगम परिधि है, समूह केंद्रित है। शिक्षक को विद्यार्थियों को सहभागी बनाकर उनके कौशल विकास में सहयोगी बनना चाहिए। कथन के सत्यापन हेतु प्रमाण का सहारा लेना चाहिए। जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतंत्र की कुंजी है। कैसे? हम जानते हैं देश की बड़ी जनसंख्या के द्वारा ही लोकतांत्रिक सरकार चुनी जाती है।
क्योंकि यह प्रतिनिधित्व प्रणाली वाली शासन व्यवस्था है। निश्चित रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतंत्र का प्राण है। वाद विवाद यह समूह केंद्रित विधि है। सामाजिक विज्ञान में निम्न प्रकरण पर वाद विवाद किया जा सकता है। अध्यक्षात्मक सरकार संसदीय सरकार से उत्तम है। जानते हैं कि विश्व में अध्यक्षात्मक सरकार कहां है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कार्यपालिका प्रधान वहां का राष्ट्रपति हो जाता है। बातचीत नहीं कीजिए भैया, बहुत उधर से बात कर रहे हैं। निर्णय ठोस लिए जाते हैं। लंबा समय नहीं खींचता। हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक पद्धति है, देर से निर्णय आता है, काफी बहसें होती है उस पर। तब तक लोकतंत्र का सपना कमजोर पड़ने लगता है। सिंपोजियम यह भी एक समूह केंद्रित विधि है। इसमें प्रश्न विद्यार्थियों द्वारा पहले ही संग्रहित किया जाता है। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों हो सकते हैं। प्रत्येक समूह निर्धारण क्रम में प्रश्नों को उठाते हैं। मस्तिष्क उत्प्रेरण यह भी समूह केंद्रित प्रविधि है। यह विद्यार्थियों के सृजनात्मक क्षमता का विकास करता है। विद्यार्थियों को सोचने में सहायता करती है। यह भी जैसे सामाजिक विज्ञान शिक्षक जनसंख्या संबंधित मुद्दों पर कार्यक्रम देखने को बच्चों को करते हैं। अगली कक्षा में पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार मनुष्य को संसाधन के रूप में बनाया जा सकता है। संसाधन पर विस्तृत चर्चा है। ज्योग्राफी विषय है। संसाधन क्या है हम सभी जानते हैं। वो सभी वस्तुएं जिसको मनुष्य उपयोग में लाता है या उपयोगी बनाता है, उसे संसाधन कहते हैं। तो सभी संसाधनों में श्रेष्ठ संसाधन है मानव, ये हम सभी जानते हैं। संसाधनों का संसाधन है समस्या समाधान। यह मानवीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्रभावी अधिगम विधि है। सीखने की प्रभावी समस्या समाधान। इसमें विश्लेषण, संश्लेषण, उच्च स्तर के चिंतन कौशल की बातें जुड़ी होती है। विद्यार्थी अनुभव आदान प्रदान के प्रति जागरूक होते हैं। किसी भी विषय वस्तु का जब वो अध्ययन करते हैं तो उस पर आपस में चर्चा करते हैं, उसकी आलोचना समालोचना पर विचार करते हैं, उसको रीजनिंग पर रखते हैं, तर्क पर रखते हैं। क्या सही है, क्या सही नहीं, क्या सही होना चाहिए, एक उत्तम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण हेतु अधिगम संसाधन रिएलिया तथा डायलॉग। इसका अर्थ, रिएलिया का अर्थ क्या होता है? उपकरण का। हम सब जानते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार समय जो है 1750 से 2350 ईस्वी पूर्व। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लोग इस तरह से काले मृदघाण, पीले मृदघाण का उपयोग करते थे और स्टार हुआ करता जो बात के उसका व्यवहार करते। कला इंडस्ट्रियलाइजेशन में आद्य पशुपति की मूर्ति का सुंदर उदाहरण। प्रकृति पूजक को थे वे। इसके माध्यम से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को रिकॉग्नाइज करा सकते हैं। इसके बाद
डायरोमा, यह एक त्रिविमीय दृश्य होता है, 3 डायमेंशन। प्रतिमान, यह त्रिविमीय दृश्य सामग्री है। सिंधु घाटी सभ्यता में, इंडस सिविलाइजेशन में भी देवी देवताओं का त्रिविमीय रूप दिया जाता है। इंडस सिविलाइजेशन इसका प्रबल उदाहरण है। 4 सर्वाधिक एवं सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला अधिगम स्रोत, सर्वाधिक और सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला अधिगम स्रोत है। यह समतल पर चित्रित दृश्य सामग्री है, समतल पर चित्रित दृश्य सामग्री है जिसको हम देख सकते हैं। जैसे इसमें हम किस तरह से आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। 1951 से 2011 तक की जनगणना चार्ट को बखूबी से, आसानी से हम इस पर दिखा सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे किसी विषय के अलग अलग पहलुओं पर विचार विश्लेषण के साथ अपना नजरिया प्रस्तुत करते हुए लेख जो होता है वह आलेख का है। किसी विषय के अलग अलग पहलुओं पर, उसके अलग अलग पहलुओं पर विचार विश्लेषण के साथ अपना नजरिया प्रस्तुत करते हुए लेख जो है वह आलेख का है। मानचित्र तथा ग्लोब। मानचित्र क्या है? पृथ्वी की बाह्य सतह का निर्धारण मानकों के अनुसार समतल पर, यानी समतल पर खींचा गया चित्र है। इस पर हम प्राकृतिक लक्षणों को दिखाते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान। समय रेखा, समय रेखा कालानुक्रमिक क्रम में, कालानुक्रमिक क्रम में, काल के अनुसार क्रम में व्यवस्थित घटनाओं का प्रदर्शन है। जैसे मुगल वंश की स्थापना को बाबर ने किया था 21 अप्रैल 1526। उसके बाद हुमायूं का राज्यारोहण हुआ 1530 में, अकबर का राज्यारोहण हुआ 1556 में। यह कालक्रम के अनुसार कालानुक्रमिक वर्णन है। इस कार्य के माध्यम से ही शिक्षार्थियों का हम शैक्षिक उन्नयन कर सकते हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी। सूचना का अर्थ पहुंचाना होता है, संक्षेप में इसका अर्थ पहुंचाना होता है। अब इसको प्रौद्योगिकी से जोड़ा गया, जैसे आज की नई शिक्षा नीति में प्रौद्योगिकी पर जोड़ दिया। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? इसमें विज्ञान का विकास प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है। तो इसके अंतर्गत टेलीविजन, फिर से आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग महत्वपूर्ण रूप से अपनी भागीदारी निभाती है। हम लोग कभी ऑनलाइन क्लास करता है तो कैसे हम परेशान रहते हैं, आज नहीं होगा तो प्रधानाचार्य जी हमसे सोकॉज पूछ सकते हैं, कह सकते हैं आपने क्लास को क्यों छोड़ दिया, आपको चलाना नहीं आता, आप सीखिए। हालांकि बहुत ही अच्छा प्रधानाचार्य जी ने हम लोग के लिए बहुत अच्छा ये किया कि हम लोग थोड़ा बहुत तो जरूर सीख लिए, ना से हम तो हम जरूर सीखे, नहीं तो हम सीखने में रुचि नहीं लेते। लेकिन उन्हीं का देन है कि कुछ हम चला पाते हैं, बटन पर हाथ रखते हैं। इस तरीका से आज की शिक्षा विकास में प्रौद्योगिकी का योगदान है। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण मेरा पूर्ण हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रसन्न जी, आपने